नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सीएम नायाब सैनी पहुंचे विधानसभा। मनोहर लाल भी विधानसभा में मौजूद। कुछ ही देर में होगा फ्लोर टेस्ट। कुछ ही देर में होना है फ्लोर टेस्ट। 48 विधायकों के समर्थन का दावा। 48 विधायकों के समर्थन का दावा। तो शपथ ग्रहण के बाद आज फ्लोर टेस्ट के लिए सीएम नायाब सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। कल हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ ही साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट आज होना है। नायाब सैनी के साथ मनोहर लाल भी विधानसभा में मौजूद। 48 विधायकों के समर्थन का दावा। तो लगातार जिस तरह से हरियाणा में कल घटनाक्रम बदला है, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो चुकी है। नायब सैनी आज अपनी सरकार का फ्लोर टेस्ट देने वाले हैं। 48 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। सीएम नायब सैनी पहुंचे विधानसभा। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी विधानसभा में मौजूद। 48 विधायकों के समर्थन का दावा। तो अब से कुछ ही देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के साथ ही नायब सैनी सरकार के बहुमत के आंकड़े पर अग्नि परीक्षा पूरी हो जाएगी। 48 विधायकों के समर्थन की बात नई सरकार कह रही है। देखना होगा कि कितनी आसानी से ये फ्लोर टेस्ट पास करती है सरकार। इसके साथ ही साथ 5 मंत्रियों ने कल शपथ ली थी। उनके विभागों के बंटवारा भी होना है। जिस तरह से हरियाणा में नाटकीय पटकथा के बाद में कल सीएम नायाब सैनी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हरियाणा में ली। आज फ्लोर टेस्ट देने वाले हैं। 48 विधायकों के समर्थन का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही देर में होना है फ्लोर टेस्ट। विधानसभा में तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। सीएम नायाब सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता राकेश हाबड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट आज होना है, जानकारी है कि सीएम नायाब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल विधानसभा में पहुंच चुके हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है, कितनी देर में होना है फ्लोर टेस्ट? जी, आपको बता दें कि अपने घर से वो निकल चुके हैं और वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अभी आपको बता दें कि अनिल विज भी अपने जो अंबाला से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। पहले भी मैं जो है काम किए हैं और इससे आगे भी पार्टी के हिसाब से काम करता रहूंगा। मुझे पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। वो भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो 48 विधायकों के समर्थन की जो बात की जा रही है, उसी के चलते अनिल विज के आने की भी आपने बात की है, यानी कि मामला बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है। कितनी देर में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी विधानसभा में? जी, आपको बता दें कि 11 बजे का टाइम रखा गया था। अब से कुछ ही देर में जो है सारे मेंबर्स वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी सीएम और मनोहर लाल खट्टर जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं। अभी अनिल विज भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और काफी हद तक 70 से 80% मेंबर्स वहां पे पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। और आपको बता दें, इससे पहले भी जो है बजट सत्र हुआ है। तो अभी इसके बाद जो नए सीएम है, नए तरीके से, नए ढंग से अभी फैसले लेंगे। अभी क्या फैसले निकल के आते हैं, क्या बड़े जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें
सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना फ्लोर टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 46 से 48 जो है वो मेंबर्स चाहिए, सीटें चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरे बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बड़ा इतिहास होगा जो अपने बल पर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 48 विधायकों के समर्थन की यहाँ पर बात की जा रही है, एकजुटता की बात की जाए तो कितने इंटैक्ट हैं बीजेपी के तमाम विधायक, क्या कुछ उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? और इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार जिस तरह से बैठक कर रही थी हरियाणा में, आज कांग्रेस के विधायकों की बात करें, जेजेपी के विधायकों की बात करें, तो क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जैसे कि 41 से 42 विधायक इनके खुद के हैं और 5 से 6 निर्दलीय इनके पास में हैं और आपको बता दी कि जैसे कल 5 बजे शपथ ग्रहण करने का जो कार्यवाही हुई उसके ऊपर भी जो जेजेपी के 5 से 6 विधायक वहां पे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं अगर देखें 50 से ऊपर जो है विधायक इनके पास आ रहे हैं, तो 46 से 48 बड़े आराम से ये अपनी सरकार बनाते हुए आ रहे हैं। और आपको बता दें अभी जो है इलेक्शन भी बड़े पास में है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जीत दर्ज करने के लिए आगे बड़े अनाउंसमेंट करने होंगे। तो देखते हैं अभी जो है नए सीएम क्या करते हैं, कितनी जीत दर्ज करते हैं, कितने विधायक इनके हक में आते हैं, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 48 की बात की जा रही है, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जेजेपी के कुछ विधायकों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस तरह का भी कोई घटनाक्रम घट सकता है? इसको लेकर क्या कुछ तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने विधायकों को कितना संभाल कर रखने की कोशिश कर रही हैं? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जैसे कल शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे जेजेपी के कुछ विधायक 5 से 6 विधायक वहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ पे मौजूद थे, जबकि अनिल विज वहाँ पे नहीं मौजूद हुए क्योंकि उनकी नाराजगी थी, वो नाराज हो गए, वहां से मीटिंग से भी चले गए। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे अनिल विज को मनाने के लिए कल से ही प्रयास किए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी उनको कल से ही मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज जो इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनको भी कोई ना कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि जो संभावनाएं जताई जा रही है यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जीत जरूर दर्ज करेगी। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। तो जिस तरह से चंडीगढ़ से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था फ्लोर टेस्ट के लिए। भारी संख्या में विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, चुनाव से पहले आखिरी बैठक। चुनाव से पहले होगी आखिरी बैठक। पीएम मोदी के आवास पर मंथन, पीएम मोदी से बड़े ऐलान की उम्मीद। तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक, पीएम मोदी के आवास पर मंथन, बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी के आवास पर होगा मंथन, चुनाव से पहले आखिरी बैठक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक, पीएम मोदी के आवास पर होनी है बैठक, चुनाव से पहले बड़े ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, आज जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, अहम बैठक मानी जा रही है, चुनाव से पहले आखिरी बैठक है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रियंका, देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार कहीं न कहीं भारत को एक नए से नया संबोधित करते हैं, कोई नया तोहफा देते हैं। जल्दी की अचानक से दिया गया, लगातार कहीं न कहीं आज जो केंद्र में बैठक की जा रही है पीएम आवास पर की जाएगी, 12 बजे इसकी बैठक से स्टार्टिंग की जाएगी। हो सकता है इसके अंदर सबसे पहले तो 90 जो कैंडिडेट के नाम वहाँ पर घोषित किया जाए, तो उसके बाद कोई बड़ा फैसला और लिया जा सकता है जिससे कि भारत के जनता को कुछ न कुछ मिलने वाला है। यानी कि मोदी जब इस तरह की बैठक करते हैं तो तोहफा देने की ही तैयारी में कहीं ना कहीं उनको मिलता है। तो हो सकता है कि आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो होनी है उसका समय क्या निर्धारित किया गया है और कितनी देर चर्चा और मंथन होगा इस बैठक में?
तरीका देखिए अभी बात करते हैं समय 11 बजे पीछे हेडक्वार्टर में एक रविशंकर प्रसाद करेंगे और उसके बाद पीएम आवास पर जो मंत्री कार्यालय बैठक की जा रही है उसमें कई जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, श्रीमान मौजूद रहेंगे, पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे और कई मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। हो सकता है 2024 की चुनावों की तैयारियों को लेकर के वहाँ पर कोई व्यवस्था किया जाए। साथ साथ में वही बड़ा ऐलान जो उसका छूटा हुआ था हो सकता है, एक नया कानून भी इसकी बात कर रहे थे वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी है कोई ना कोई बड़ा तोहफा भारत की जनता को देगी और हो सकता है जैसे ही ये घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं ये 2024 का जो चुनाव का मुद्दा होगा तो जैसे कहते हैं कि 400 पार, तो हो सकता है ये जो मंथन है आज का पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है और किस समय ये पूरी होगी, यानी 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आज आखिर तक क्या मोदी जी देने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से चुनाव से पहले आखिरी बैठक भी मानी जा रही है मोदी मंत्रिमंडल की और उसके अलावा लिस्ट पर भी मंथन जरूर होगा, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जरूर होगा, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि अगली लिस्ट एक बार फिर से आज इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए उसकी तैयारी की गई थी, सोमवार को इसकी बैठक की गई, उसके नाम भी घोषित किए तैयारी की गई, लेकिन नाम अभी घोषित नहीं किया। हो सकता है आज इसमें मंथन किया जाए और जो आगे की जो तैयारियां है जो और भी नाम चिन्हित करने हैं उसको लेकर भी तैयारी की जाएगी। तो मोदी जी के जिस तरह आवाज पर जब कोई बैठक की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे उस देश को दिया जाता है। तो मोदी के आज पैसे पूरा मंत्रिमंडल बैठक का पूरा विस्तार से तैयारी की जा रही है और हो सकता है कि आज 12 बजे के बाद जैसे मीटिंग समाप्त होती है तो कुछ न कुछ भारत को जो देश के लोकसभा सांसद है उनको तोहफा दिया जाए। तो चुनाव की तैयारी किस तरह से की जा रही है, किस तरह से 400 पार करना है। तो देखिए सीए को लेकर के सबसे बड़ा उत्सुकता, लेकिन सीए जैसे पास हुआ तो बीजेपी की उम्मीद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में चला तबादला एक्सप्रेस। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादले। 48 चिकित्सा अधिकारी इधर से उधर भेजे गए। सीएमएस सहित कई स्वास्थ्य अफसरों का तबादला। 22 पैरामेडिकल स्टाफ को भी नई तैनाती दी गई। 22 पैरामेडिकल स्टाफ को भी नई तैनाती। स्वास्थ्य विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस। स्वास्थ्य विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादले। 22 पैरामेडिकल स्टाफ को भी मिली नई तैनाती। 48 चिकित्सा अधिकारी इधर से उधर भेजे गए। अड़तालीस अधिकारियों के स्थान में परिवर्तन। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। स्वास्थ्य विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस। 22 पैरामेडिकल स्टाफ को भी मिली नई तैनाती। तो ये लिस्ट जारी की गई है। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ है तबादला। 48 चिकित्सा अधिकारी स्थान परिवर्तन उनका किया गया है। सीएमएस सहित कई स्वास्थ्य अफसरों के हुए तबादले। 22 पैरामेडिकल स्टाफ को भी मिली नई तैनाती। तो लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में भारी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ कृष्णा मिश्रा लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, कितने ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं और कहां पर नई पोस्टिंग हुई है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो है स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। 71 चिकित्सा अधिकारियों के जो है स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें से 48 जो है संयुक्त निदेशक के पद पर हैं। आपको बता दें कि इनको जो है पिछले महीने ही इनकी जो है पदोन्नति हुई थी, पिछले महीने ही इनको प्रमोशन मिला था। आपको अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल में डॉक्टर जो है प्रेम को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पर अगर बात करें लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल की, तो बलरामपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर नीरज शेखर को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है सीएससी पर नए जो है अधिकारी वहां तैनात किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले जो है तबादला हुआ है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने में जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश भी है कि जो मरीज हैं, जो अस्पताल में जो मरीज आते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है मुहैया कराई जाए। जी, इसके अलावा 22 पैरामेडिकल स्टाफ की भी ट्रांसफर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए अभी जो है 22 पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको नई तैनाती दी गई है और कयास कहीं ना कहीं ये भी लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 पैरामेडिकल स्टाफ को भी और नई तैनाती दी सकती है।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तबादले किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग में और जानकारी आपने दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये तबादले किए गए हैं, क्या तबादलों के साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जो है जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है उत्तर प्रदेश के, वो डिप्टी सीएम भी हैं, वो लगातार हर जिले के जो है अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। लगातार जो जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं, चाहे सीएमएस हो चाहे सीएमओ हो, लगातार उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक भी लगातार सख्त निर्देश भी दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रखी जाए। जी बिल्कुल कृष्णा, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में कुछ हत्यारों ने 5 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बच्चे का शव नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने नदी से बच्चे के शव को बरामद किया है। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने और हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। चिन्हट में देवरिया गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे की मॉलेस्ट करके हत्या करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें इस बच्चे के पड़ोस में रहने वाले अमरजीत नाम के लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष की है, इसने इस बच्चे को मॉलेस्ट करने के लिए नदी के किनारे ले जा करके उसकी हत्या कर दी है। इसकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है तथा मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई। लखनऊ में राज्य सेतु निगम के एमडी का एक नया कारनामा सामने आया है। राज्य सेतु निगम के एमडी ने सहायक अभियंता की सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया है, जबकि एई की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से होती है। दरअसल राज्य सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने 28 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। विज्ञापन में लिखा है कि सिर्फ इंटरव्यू दो और सेतु निगम में सहायक अभियंता बनो। आचार संहिता के पहले सेतु निगम एमडी का यह कारनामा सामने आया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पैसे के विवाद में ताऊ-ताई और उनके 2 बेटों की हत्या के आरोप में कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद में थाना लोनी क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो पैसों के विवाद में की अपनों की हत्या, 80,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। कपड़ा कारोबारी समेत 4 लोगों की हत्या का यह पूरा मामला। और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई क्षेत्र के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक और समन्वयक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी बैंकों के प्रमुखगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी एमएसएमई के उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक बार फिर से इस वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व ही एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो लोन वितरण के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, यह राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना होने और विगत 7 वर्ष के दौरान अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10 गुना बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ है। यह जो प्रगति है उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है,
बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मैं इसके लिए विभाग को, बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी उद्यमियों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां पे टोल किट वितरण किए। इससे पहले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित हों। उन्नाव में 11वां, यानी प्रदेश में 11वां है और उन्नाव का पहला प्लेस पार्क का भी इंसेंटिव वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। तो आप लखनऊ से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।